वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने विवाद पुनर्नवा बुक से 1 से 50 तक एमसीक्यूज़ बनाया था, जिसमें हिस्ट्री का चल रहा था सवाल और अभी भी हिस्ट्री का ही चल रहा है। और टोटल विवाद पुनर्नवा में 250 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कल शुरू किया था। इतिहास को हम लोग पहले ही पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। भूगोल को भी हमने बिहार का भूगोल जो दिया है विवाद पुनर्नवा बुक में, जिससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो ख़त्म हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। 250 क्वेश्चन करते वक्त और भी टॉपिक करेंगे। तो ये हमने एक एक से लेके 50 तक का क्वेश्चन हमने कराया था कल, और जिसका वीडियो हमने आज सुबह में रिलीज़ किया था। और आज ये हम लोग करा रहे हैं। तो ये आज हम लोग का शुरू होगा 51 से लेके 100 तक का पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। और कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि सर ये बिहार का करंट अफेयर्स भी लाया जाए, तो इसीलिए हमने बोला था पिछले वीडियो में। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन बनाइए। आप लोग जो बोलेंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे, डेफिनेटली काम करेंगे। तो बिहार के करंट के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो वो बहुत जल्दी ही आएगा आपके बीच में। और बिहार का ही नहीं, पूरा करंट अफेयर्स का सेशन आएगा, उसका बिहार का भी आएगा, प्लस पूरा करंट अफेयर्स का जो पूरा सेक्शन होता है, 40 क्वेश्चन का लगभग सेक्शन होता है पूरे 150 क्वेश्चन में, उसका पूरा तैयारी के लिए हम लोग हैं, उसका करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण 51 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ जेल की दीवार फांद कर भागे थे? ये वीडियो मैं पढ़ाया था जो इतिहास, उसमें ये था। तो ये मैंने उस समय भी थ्रस्ट दिया था कि ये पूछ सकता है कि कहाँ के जेल से भागे थे। तो ध्यान रखेंगे भाई लोग, ये हजारीबाग की जेल से भागे थे। और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, आपको कहानी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि यार हजारीबाग हम कैसे याद रखेंगे, कहाँ से भागे थे, नहीं भागे थे। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो स्टोरी टाइप का है, फिर हमने जो डिस्कशन किया है वो भी स्टोरी टाइप का है, तो आप कनेक्शन बना पाएंगे। और कनेक्टिविटी जैसे ही बनती है ना, आपका याद करने की क्षमता, याद तो करना ही नहीं है, मतलब वैसे ही आपको याद रहेगा। इसलिए ज़रूर वीडियो देखिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि हम जो भी वीडियो लाएँ, जो भी अपडेट दें, आपको कन्फर्म रहे। और एक बात हम लोगों को मान लेना है कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, जो डेट है लास्ट अप्रैल का, उस पे एग्ज़ाम होगा। हो सकता है 2-4 दिन प्रीपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ऑलमोस्ट नहीं चांस है कि पोस्टपोन्ड होगा। इसलिए हम लोग के पास 1 महीना 24 दिन बचा हुआ है मात्र। तो 1 महीना 24 दिन बचा हुआ है। हम लोग का फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ने का, इसलिए लगातार पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जरूर बनाइए, डिस्कशन जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट अपने आप होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ? तो हमने ये भी डिस्कस किया था उसमें। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जो इंसिडेंट्स हुआ है उसका स्टोरी है, जिसके बारे में हमने बोला था कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस तरह की गतिविधियाँ थी या फिर बिहार का क्या योगदान रहा, तो उसमें आपको वो सब चीज़ें आपको बताने को, लिखने को कंटेंट मिल जाएगा। तो उसी के दौरान हम लोगों ने फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव का नाम पढ़ा था। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को अपराधी जिला घोषित किया था, ऑप्शन नंबर सी है। उसमें भी हमने वीडियो में ये बताया था, तो हमें याद है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, हमने एक बार पढ़ाया था, हमें याद है। और आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो सोचो कि आप लोग का कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए एक बार वीडियो देखें, दोबारा देखें, क्वेश्चन बनाएं। अगर फिर से डाउट हो रहा है कि ये कहाँ पे पढ़े थे, तो फिर से देखें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते, 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला जो घोषित किया गया था, वो किसको किया गया था? सारण जिला को। उसके बाद 54 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। ये कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, कितनी बार सवाल आया है। और श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बोलिए थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था प्रांत के मुखिया को, तो इसलिए प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूँ। और महामाया सिंह तो नहीं थे ये, तो जयराम दास दौलत राम पहले भारत के राज्यपाल थे। तो 54 नंबर ये क्वेश्चन
आपका हो गया। अभी चलते हैं 55 नंबर। थोड़ा मैं जूम ज़्यादा करके कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर पोर्ट्रेट मोड में भी मोबाइल में देखें, अगर आप लैपटॉप में नहीं देख रहे हैं मोबाइल में देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप पोर्ट्रेट में भी आराम से देख पाएँ, इसके लिए मैं ऐसा जूम करके कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं 55 नंबर सवाल। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 80 स्तंभों वाले, मैडम ने पढ़ाया होगा मौर्यकालीन साम्राज्य जब पढ़ा रही थी वो, मौर्य मतलब साम्राज्य के बारे में जब वो पढ़ा रही थी तो उन्होंने पढ़ाया होगा। ये कुम्हरार में प्राप्त हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेके 11 तक आप वीडियो देख लेते हैं ना हमारे सीरीज का, तो आपका बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बिहार का इतिहास, इसको आप भारत के इतिहास के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भारत का इतिहास नहीं है। तो बिहार के इतिहास से जो भी सवाल पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा, उसमें कोई छूटने का चांस नहीं है। लेकिन हम लोग इतिहास, बिहार का इतिहास के अलावा हम लोग पूरे भारत का इतिहास, मतलब जो इतिहास पूछता है पूरा इतिहास, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको भी पढ़ाएंगे। ये 11 सीरीज में बिहार का इतिहास है और हम चाहते हैं कि लूसेंट से हम लोग पढ़ा पाएँ, लेकिन इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इतिहास पढ़ना है, क्या आपको पहले बायोलॉजी पढ़ना है, क्या आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी और साइंस भी, लेकिन बायोलॉजी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा परेशान करने वाला है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको मैं क्लियर कर दूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, उसको आप देखते रहेंगे, बायोलॉजी पढ़ा दूँ, उसको देखते रहेंगे, उसके सवाल डिस्कस कर दूँ, ताकि थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। और इतिहास तो सारे लोग पढ़ लेते हैं, खुद से भी पढ़ते रहेंगे। आप लोग अब पहले बताएंगे कि पढ़ाना तो मुझे सब है, लेकिन मैं पहले बायोलॉजी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ कि पहले इतिहास पढ़ाऊँ या पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ाऊँ लूसेंट से? आप लोग बताएं कमेंट करके, अकॉर्डिंगली हम लोग शेड्यूलिंग करेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ, 56 नंबर सवाल। 55 का तो हो गया, कुम्हरार में पाया गया था 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार कुम्हरार में। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है? अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है, ऐसा अशोक स्तंभ कहाँ पाया गया? तरमपुरवा में पाया गया था, ऑप्शन नंबर डी 56 का। 57 नंबर सवाल, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? सब लोग जानते हैं दीदारगंज यक्षिनी की मूर्ति है एक, जो मतलब अपने आप में एक इतनी खूबसूरत है मूर्ति। मेरे ख्याल से जब आप बुक्स खरीदते हैं, बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद जी का बुक आता है, उस पर वो फ़ोटो रहता है, तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने देखा होगा। तो वो दीदारगंज की यक्षिनी का फ़ोटो है, वो बहुत चर्चित है, वो पटना संग्रहालय का सबसे चर्चित मूर्ति वही है, ऑप्शन नंबर डी 57 का। 58 नंबर, सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित कर दिया? आजीवक को। सम्राट अशोक ने 58 नंबर सवाल, सुदामा गुफा किसको समर्पित कर दिया? आजीवक को। तो सुदामा गुफा कहाँ है, ये भी एक सवाल है। तो बराबर की पहाड़ियों में है, बराबर की पहाड़ी वो गया जिला के समीप है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, ये आजीवक को समर्पित कर दिए थे। 59 नंबर सवाल, अच्छा हाँ, एक 8वां नंबर सवाल था जिसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो 8वां नंबर सवाल में हमने, ये जो 8वां नंबर सवाल है, इसमें हमने बताया था कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में तो इंडिका में मिलती है, लेकिन ये दोनों अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो हमने विशाखा, ये बाणभट्ट हमने बोल दिया था गलती से, लेकिन वो विशाखा दत्त है, एक्चुअली विशाखा दत्त ही मुझे बोलना था, लेकिन वो फ्लो में निकल गया था। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो देखे होंगे तो डाउट नहीं करना है, विशाखा दत्त ही होगा इसका आंसर। तो ये आंसर नहीं है, आंसर तो इस क्वेश्चन का ये है, लेकिन हमने मुद्रा राक्षस बोला था कि बाणभट्ट ने लिखा है, वो मुंह से निकल गया था फ्लो में, लेकिन वो विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त लिखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर मिस्टेक से भी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो उसको मुझे करेक्ट करना चाहिए, अगर वो मेरी जानकारी में आता है। क्योंकि मैंने वीडियो जब मैं करके अपलोड कर दिया तब मैंने देखा कि ये
ऐसा है। तो इसके लिए मैं उसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर डिलीट करना फिर उतना, तो मैंने सोचा कि मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त जी का लिखा हुआ है। बाणभट्ट का, अब बाणभट्ट जो मैं बोल दिया था वो कादम्बरी लिखे थे, और भी बुक लिखे थे, तो हम लोग देखेंगे उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए फिर आते हैं अभी 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल बिस्फी नाम ग्राम में किस जिले में स्थित है? भाई मधुबनी में है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति, विद्यापति मैथिली के कवि थे, बिस्फी नामक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मधुबनी। अच्छा, 60 नंबर सवाल, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मनेर में। अब देखिए इसमें दो सवाल है, सीधा सवाल पूछ दिया शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, या शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया? प्रांतपति इब्राहिम खान ने। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये 2-3 सवाल इसी में से बन जाता है। तो ये शाह दौलत का मकबरा जो है ये मनेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 60 का क्वेश्चन का आंसर हो गया। 61 नंबर, पटना कलम के अंतर्गत, दिख नहीं रहा, हाँ अभी ठीक हुआ। 61 नंबर, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? मैडम ने जब पढ़ाया होगा पटना कलम, पटना चित्रकला, तो वो उसमें आया होगा। तो पटना कलम में बिहार का सामान्य जनजीवन जो है पटना कलम में जो दर्शाया गया है। आप पटना कलम एक बात जान लीजिए, आप लोग मतलब समझ लीजिए, जान लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि पटना कलम बहुत ही हॉट टॉपिक है इतिहास का और कला संस्कृति का। जो मेंस में पूछा जाता है या तो पटना कलम से पूछता है, मधुबनी पेंटिंग से पूछता है, इस तरह का सवाल जो पूछता है तो पटना कलम के बारे में लिखने के लिए भी मेंस में आता है। तो पटना कलम में जो है बिहार का सामान्य जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मिथिलांचल में, जाहिर सी बात है कि मधुबनी मिथिलांचल में पड़ता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 63 नंबर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञापरमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? मतलब कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा, हीनयान महायान 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें दिखा होगा। तो हीनयान या महायान शाखा है, उसका जो ग्रंथ है महायान का, उसका प्रज्ञापरमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? तो पाल चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो इस आंसर को याद कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट सहित याद कर जाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 64 नंबर, बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? भाई लोग, छठ पूजा में हम लोग अर्घ देते हैं। कब देते हैं? जब छठी मैया के घाट पे जाते हैं शाम को, तब माताएं बहनें जो भी हैं अर्घ देती हैं। माँ, भाभी लोग, चाची लोग, काकी लोग, दादी लोग, जो लोग भी छठ करती है अर्घ देती हैं। और सुबह में जब हम लोग घाट से वापस आने वाले होते हैं तब भी अर्घ देते हैं। और दोनों अर्घ जो है, अर्घ हम बोल रहे हैं भोजपुरी वाला टोन लेके, अर्ध बोलते हैं उसको। तो दोनों अर्ध शाम का और सुबह का होता है, वो सूर्य भगवान को होता है। तो उसमें हम लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे ये बात, और अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे वो ये जान जाए कि सूर्य भगवान की उपासना होती है छठ पर्व में। चलिए आगे, 64 नंबर हो गया। 65 नंबर, बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? सौराठ मेला, तो सौराठ मेला मधुबनी में आयोजित किया जाता है। सौराठ मेला याद रखेंगे, मधुबनी में आयोजित किया जाता है सौराठ मेला। 66 नंबर सवाल, बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है? बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे, कौन जिला? बांका जिला। मंदार पर्वत
इसके नीचे कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो भाई भौंसी मेला का आयोजन किया जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए 67 नंबर, खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? सारे लोग जानते हैं, और जो पटना में रह के तैयारी करते हो तो पक्का जानते होंगे, क्योंकि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है पटना में कौन नहीं जानता है। जो लोग भी स्टूडेंट हैं तो उन लोग को पता ही होगा। तो पटना में है खुदा बख्श लाइब्रेरी, बहुत फेमस लाइब्रेरी है, सुकराज पथ में स्थित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल, विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया का ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और ये पिछले 2 साल से कोविड की वजह से लग नहीं रहा है, शायद इस साल पता नहीं कार्तिक में क्या हुआ था, तो वो तो खैर लोकल प्रशासन को देखना है। लेकिन ये बहुत बड़ा मेला है, और ये सोनपुर सारण जिले के, सोनपुर सारण जिला में पड़ता है, दिमाग में रखिएगा। हाजीपुर मतलब वैशाली में नहीं पड़ता है, सोनपुर सारण जिला में पड़ता है, मतलब छपरा जिला में पड़ता है। तो सोनपुर में ये स्थित है, देवघर मनेर बिहार शरीफ में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 मतलब कि 69 नंबर सवाल, 69 नंबर में है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। गोपाल कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी, गोपाल ने। और धर्मपाल यहाँ पे काटा हुआ है। और इसके पहले शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नहीं, सवाल ये था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। और धर्मपाल जो थे पाल वंश के ही एक शासक थे। तो ये आगे गोपाल ने किया था उदंतपुरी का। यहाँ से भी सवाल बनता है, कुछ चीज़ें आपको छूट भी जाएंगी, तो सवाल में कुछ नहीं छूटने वाला है। इसलिए क्वेश्चन तो बनाना है भाई, अगर पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो क्वेश्चन बनाना है। और अच्छे नंबर का मेरा मतलब है सिलेक्शन वाला नंबर। अच्छे नंबर का 150 में 150 नहीं होता है। अच्छे नंबर का मतलब जो जनरल कट है उससे 10-15 नंबर ज़्यादा आ जाए, वो अच्छे नंबर है, क्योंकि इसका मार्क्स जुड़ना नहीं है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? नचारी राग, देखिए विद्यापति बहुत ही फेमस कवि हैं, तो इन्होंने जो कुछ भी रचना किया, कालिदास बहुत बड़े, वो तो महाकाव्य भी लिखे हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। तो इन लोगों का ना वो चीज़ याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, तो ये चीज़ याद रहना चाहिए। महाकवि विद्यापति, नचारी राग का सृजन बिहार में इन्होंने किया था। तो नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? महाकवि विद्यापति। 70 नंबर सवाल का आंसर हो गया सी। 71 नंबर सवाल, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी? अब ये राजा साहब थे तो किस राग की रचना किए होंगे? नहीं लग रहा है? फागराज, ऑप्शन नंबर ए। 71। 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? तो कुसुमपुर रहा है, हमने बताया था। औरंगजेब का पोता था अजीम खान या कुछ ऐसा नाम था उसका, तो उसने अजीमाबाद रखा था। पुष्पपुरी भी रखा गया था कुछ समय के लिए। पालनपुर नहीं रखा गया था कभी, तो पालनपुर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये सब नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, पालपुर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नाम हमको याद रखना है। जैसे मैंने बोला था ना कि जो सचिवालय के समय जो 7 शहीद हुए थे झंडा फहराने के क्रम में, तो उनमें से कभी पूछता, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे पिछले 1 से 50 के बीच में, कि उसमें पूछा था कि इसमें से कौन जो थे 7 में से एक नहीं है। तो किसी का भी नाम हो सकता है वो 7 में से एक मिसिंग, तो हमें 7 का याद रखना है, न कि उसका नाम याद रखना है जो मिसिंग है। ठीक है, ये उल्टा सवाल होता है। उसी तरह से यहाँ भी हमें ये याद रखना है कि पटना का क्या क्या नाम रहा था। तो 3 तो सामने हैं, एक पाटलिपुत्रा पटना, और भी एक आध नाम होगा, तो वो याद रखना है। ये नहीं याद रखना है कि क्या नहीं था, क्योंकि क्या नहीं था वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सवाल कभी कभी उल्टा भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी में पूछता है, सपोज कीजिए कि अलग अलग नाम होता है, एक पटना में इसमें कौन सा नाम था, तब भी पटना का नाम तो सीधा लग रहा है भाई, पटना का नाम याद रखना है कि कौन कौन सा नाम था। यहाँ पे
भी पटना का ही नाम याद रखना कि पटना में का कौन कौन सा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका पालनपुर हो जाएगा क्वेश्चन का। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर सवाल, लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? तो लौंडा नृत्य जिसमें लड़का जो होता है औरत का ड्रेस पहन के डांस करता है उसको लौंडा नृत्य बोलते हैं, और ये आरा भोजपुर जिला में सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर सवाल, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार बिहार के राजभाषा विभाग द्वारा रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, मतलब कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए किस क्षेत्र में? तो रंगमंच और लोक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों में से जुड़ा एक लोक नाट्य है? पारिवारिक उत्सव डोमकच, जानते हैं शादियां जब होती है बिहार में तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बाराती चला जाता है, लड़के की शादी में डोमकच होता है, लड़कियों की शादी में हमने नहीं देखा, लड़कों की शादी में होता है डोमकच, क्योंकि लड़कियों की शादी में तो उस दिन बाराती आया हुआ होता है। तो जिस रात को बाराती जाती है उस रात को औरतें, मोस्ट ऑफ द औरतें रहती है, हालांकि अभी तो फैशन ये भी हो गया है कि औरतें भी बारात में जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द औरतें रहती हैं घर में। तो वो लोग पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि चोरी वोरी का डर ऐसा रहता था कि जिसके घर में शादी है उसके घर में पैसा होगा, उसके घर में सामान होगा, उसके घर में तो चोरी डकैती होता था पहले। तो मेरा अपना परसेप्शन है, ये हमने एक लॉजिक ऐसा कुछ लगाया था कि इस चीज़ के लिए भाई जगना चाहिए, और जगने के लिए चूंकि गांव के आसपास के जो घर के आसपास की जो औरतें हैं सारे लोग मिलकर उसमें एक रोल प्ले करती है, एक नाटक अपने में करती है। उसमें कोई लड़का बन जाएगा, कोई ससुर बन जाएगा, कोई सास बन जाएगी, कोई बहू बन जाएगी, लेडीज़ लोग ही, और पूरा रात उसको एक मस्ती वाला फॉर्मेट में एक नृत्य डांस करती है, उत्सव मनाती है, नाटक टाइप का करती हैं। तो उसको हम लोग डोमकच बोलते हैं, उसका नाम डोमकच है। तो इससे औरतें जगी रहती है रात भर, आसपास के लोग भी डिस्टर्ब ही होते हैं रात में सोने में, जो अगल बगल के जो लोग बाराती नहीं गए होते हैं। क्योंकि गांव में तो क्या होता था पहले कि मोस्ट ऑफ द लोग बाराती निकल जाते थे, तो अभी तो लोग बाहर और रहते हैं तो थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन तो हमको लगता है कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये शुरू किया गया होगा प्रथा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, आज भी है, चलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये डोमकच है, ऑप्शन नंबर बी। ये भाई मेरे ख्याल से हमको लगता है कि सबको पता होगा, क्योंकि सबके घर में लड़कों की शादियां हुई होंगी, सबके घर में डोमकच होता होगा। कम से कम जो बिहार के लोग हैं उनको तो पक्की पता होगा, और जो बाहर के हैं वो जान लें, उनको नहीं पता होगा तो वो जान लें। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? हमने पढ़ा था ना भूगोल में, कि भौगोलिक स्थिति, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूगोल में भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, भाग 1, बिहार का भूगोल भाग 1 में। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। याद रखेंगे, याद रखने की चीज़ है। ये क्षेत्रफल भी हमने याद किया था, बिहार का क्षेत्रफल 77वां नंबर क्वेश्चन। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। भाई लोग बीपीएससी में ये सवाल कितनी बार पूछा है और अभी भी पूछता है, मतलब ये ऐसा नहीं है एवरग्रीन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ना एवरग्रीन होता है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए मतलब आपको इन सब सवालों को तो एकदम रट के जाना है कि भाई बिहार का जो साइज है ना वो 94,163 वर्ग किलोमीटर ही है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये सवाल पूछता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। और ऐसा नहीं कि ये पूछ दिया है तो नहीं पूछा, मतलब ये एवरग्रीन सवाल है, कभी भी पूछ सकता है। चलिए 78 नंबर सवाल, बिहार के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई, ये भी पूछता है। उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कम है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है। तो 345 और 308 483 क्या है? चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई है।
ये 483। ठीक है, तो लंबाई कम है, हमने उस समय भी डिस्कशन में कहा था जब ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। जब से झारखंड हटा है तब से लंबाई कम हो गई है। तो ये दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं कि लंबाई साइज ज़्यादा दिखा रहा है। अभी मान लीजिए कि पूछ दे कि क्रमशः लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी क्रमशः कर दे, और ये दोनों ऑप्शन एक साथ कहीं दे दे, और ये कहीं पहले दे दे और ये बाद में दे दे, तो कहीं गलती ये हो सकती है कि लंबाई का मतलब ज़्यादा होता है, चौड़ाई का मतलब कम। ऐसा नहीं है भाई, उत्तर से दक्षिण देखना है और पूर्व से पश्चिम देखना है, तो उत्तर से दक्षिण ये है, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम अगर रहता तो ये आंसर हो जाता। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 79 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों देखे थे हम लोग। जनसंख्या से कितना था, 13वां, तीसरा था ना, और क्षेत्रफल से 13वां था। भूगोल में इस पे हम लोग चर्चा किए थे। तो भूगोल वाला भाग भाई लोग जो नहीं देखे हैं, भूगोल भी देखिएगा इतिहास के साथ साथ, उसमें 2 भाग में ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बिहार का भूगोल। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अलग अलग सेक्शन में आज हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सिंचाई पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, क्या बोलते हैं, लोक नाट्य पढ़ना है, बिहार में साहित्य पढ़ना है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। और ये हाँ, कृषि यानी पशुपालन पढ़ना है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। मुझे लगता है कि एक एक दो दो वीडियो का है ये टॉपिक, और ये टॉपिक मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चन करते चलते हैं, और उनको भी जो जहाँ से सेक्शन से कम सवाल आता है उसको बाद में करेंगे, जहाँ से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले करते हुए निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। 80 नंबर, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। उत्तरी बिहार का मैदान किस काल से संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत छोटा में दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ जरूर है। इंपॉर्टेंट ये है कि दिया हुआ है। तो उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से चतुर्थ कल्प यानी कि ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। तो ये सीधा सवाल पूछ देगा कि उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। अच्छा, मैं एक बार ज्योग्राफी आपको पलट के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये मैं पलटा ज्योग्राफी, आ जाइए ज्योग्राफी में, इधर आ जाइए। ये भागलपुर में झंडा कांड, ये बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का भूगोल। और बिहार के भूगोल में ही ये प्राकृतिक संरचना यहाँ पे देखिए। चतुर्थ कल्प से लेकर बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन से पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास औरंगाबाद विंध्यन काल से संबंधित है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक, तो ये भी पूछ सकता है, चतुर्थ कल्प से पूछा है, मतलब इसमें दिया है, और आगे ये सवाल पूछ सकता है, इसलिए भाई याद रखना है। तो हम लोग देखिए जो डिस्कस कर रहे हैं सवाल यहाँ पे वहीं से आ रहा है, तो हम लोगों को वॉचफुल रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमसे कुछ छूटे नहीं। इसके लिए लगातार वीडियो देखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछिए ज़रूर, डाल दीजिए कमेंट में, डाल दीजिए आप उसको कमेंट में डाल दीजिए। हम लोग 1-2 घंटे में, चाहे 1 दिन 2 दिन में, हम लोग 1 दिन में तो रिप्लाई कर ही देंगे अगर कुछ उसमें होगा तो ये चतुर्थ कल्प में हो गया। 80 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। सोमेश्वर श्रेणी। हम लोग डिस्कशन करते वक्त ज्योग्राफी में ये डिस्कस किए थे कि जो उप विभाग सोमेश्वर श्रेणी है, ये सोमेश्वर श्रेणी जो है ये बनाता है आपका नेपाल और बिहार का बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का। 82 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं बराबर की पहाड़ी गया की तरफ है, गिरिडीह की पहाड़ी उधर ही है, राजगीर की पहाड़ी दक्षिण की तरफ ही है। तो एक सोमेश्वर बची, और उत्तरी बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल से बॉर्डर बनाने में ये काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी बिहार में होगा। दिमाग लगाइए और क्वेश्चन बनाइए। 82 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 83 नंबर सवाल, दियरा प्रदेश या भूमि के संबंध में सत्य है। क्या भाई सत्य है।
बर्फीला मैदान होता है। अब दियर में बर्फीला कहाँ से मैदान होता है? दियर तो हम लोग हमेशा सुने हैं कि भाई बाढ़ आ जाता है वहाँ पे, कुछ होता ही नहीं है, तभी बर्फीला मैदान तो होगा नहीं। पठारी क्षेत्र, पठार तो नहीं, पहाड़ वहाड़ तो नहीं दिखता है भाई, तो पहाड़ जब नहीं दिखता है तो पठार कैसे होगा? ये भी एक छट गया। दलदली जमाव, दलदली जमाव तो नहीं होता है, गर्मी के दिन में वो सूख जाता है और सूख के मिट्टी हो जाता है। और गेहूं होता है दियर क्षेत्र में, धान नहीं होता है, डूब जाता है। तो दलदली में डाउटफुल है। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, तो एक सुटेबल ये लग रहा है। आप ऐसे भी दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाइएगा, इसका आंसर 83 का डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, बिहार की जलवायु क्या है भाई? तो मानसूनी जलवायु है, मानसून का असर है बिहार में, और पूरे भारत में मानसूनी जलवायु है मोटा मोटी। 85 नंबर सवाल इसका आंसर हो गया 84 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन को हमने बताया था कि जियोग्राफिस्ट थे, अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? तो CWG और AW। ये सवाल पूछता है भाई, कोपेन का, थॉर्नवेट का क्वेश्चन पूछता है भाई, उसको रट जाना है, 2 लाइन है मात्र। मतलब कि उसने ये कहा और उसने वो कहा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, तो उसको रट जाइए। ठीक है। तो इसका जो वर्गीकरण है ना, वो अधिकांश CWG और AW में आता है, अथॉर्नमेट का कुछ और आता है, तो उसको रट जाना है। ठीक है। तो कुछ सवाल है जो आप फैक्चुअल टाइप का सवाल है जिसको याद करना पड़ेगा, लेकिन रट रट के याद करने की जरूरत नहीं। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए क्या है, कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कब पता चलेगा कि थॉर्नमेट वाला कोपेन में मार दिया और कोपेन का थॉर्नमेट में मान दिया, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ भी कनेक्टिविटी की आपको जरूरत पड़ेगी, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को कोरिलेट करना पड़ेगा। तो कोरिलेट जरूर कीजिए क्वेश्चन को, बहुत जरूरी है कोरिलेट करना, कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देता है। एग्जामिनेशन हॉल में चाहे आप कितना भी प्रेशर में रहेंगे, गलती नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो ये हमेशा तैयारी के वक्त बोलता था, अभी वो डॉक्टर है और क्लास 1 ऑफिसर है, तो हमेशा बोलता था कि देखो आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, टफ क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है। जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहता है वो किसी के लिए, सबके लिए डिफिकल्ट रहता है, तो आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, खुशी में आसान क्वेश्चन के पूरा पढ़े बिना टिक लगा के आते हैं और पता चलता है कि जा उसमें तो थोड़ा वर्ड इधर से इधर किया था। अब यही सवाल जैसे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में नहीं आता है? अगर यहाँ पे नहीं लगा देता और हम कोपेन देखे, जलवायु वर्गीकरण देखे, फटाक से ये मारे, ये तो आंसर ही नहीं होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो कोपेन ने तो एक ही बताया था, तो कुछ न कुछ तो रहेगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या डी नहीं, ई हो जाएगा, क्या नन और मोर देन 1, क्योंकि ये सब नहीं होगा, एक ही होना है। और एक तो हम लोग 3 में तो टिक लगा नहीं सकते हैं, तो नन हो जाएगा उसका आंसर। तो देखिए छोटी सी एक मिस्टेक ना, छोटा सा ओवरलुक, ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए, खुश हो गए कि अरे ये तो मुझे आता है, वो नहीं करना है। जैसे ही आपको दिमाग में आता है ये मुझे आता है, तो सवाल को ठीक से पढ़िए, एक बार और पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ फ्री का, या खुश हो रही हूँ, तो वैसा नहीं करना है। आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं अच्छा बात बोल देता हूँ भाई लोग। ठीक है। बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में आता है, सब लोग जानते हैं। 86 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा इसका ये डी हो जाएगा 85 नंबर का। 87 नंबर सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? इस भी हम लोग डिस्कस किए हैं, पूर्णिया में, किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, ये हम लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको, और कोरिलेट भी कर सकते हैं। चलिए 88 नंबर सवाल, 88 नंबर सवाल में है, बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है? बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है? ये लिखा हुआ है बुक में, लाइन है गया सी, इसको हम डिस्कस किए हैं। और जहाँ तक मेरा है कहीं पे ये लिखा हुआ इसमें नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ठंडा स्थान भी सबसे ज़्यादा गया ही है। मतलब ठंडा भी जब पड़ता है तो माइनस के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है। कभी कभी जो लोग गया के होंगे
भाई लोग अगर गया के कोई है जो देखता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना तो कि क्या माइनस के आसपास टेम्परेचर जाता है, क्योंकि मुझे तो हर साल सुनाई देता है लेकिन एग्जैक्टली जाता है कि नहीं वहाँ के लोग जो हैं वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो बताना अगर कोई है ऐसा। तो मेरे ख्याल से गया सबसे ठंडा भी है बिहार में। तो 89 नंबर सवाल, 88 का हो गया सी, गर्म स्थान गया है। और 89 नंबर सवाल, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कोसी क्षेत्र में भाई आएगा नदी से मिट्टी, खादर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, खादर मिट्टी पाई जाती है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। मुख्यतः खादर पाई जाती है, मतलब और भी मिट्टियाँ पाई जाती है लेकिन मेजोरिटी जो है उसमें वो खादर है। अब 90 नंबर सवाल, 90 नंबर सवाल के लिए बुक थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जूम से मेरे जगह कम हो रहा है। अभी ठीक है। हाँ, 90 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? भाई बलसुंडरी पाई जाती है, खूब पाई जाती है बलसुंडरी। जो भी नॉर्थ बिहार के हैं उनको खूब पता है, उधर बलसुंडरी मिट्टी होती है, उपजाऊ भी होती है। तो इसका 90 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, ये कहाँ गया, हाँ 90 नंबर सवाल का जो आंसर होगा ये बलसुंडरी मिट्टी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 91 नंबर सवाल, 91। बिहार के में दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? दलदली, खादर, बलसुंदरी नहीं पाई जाती है। करैल और केवाल मिट्टी पाई जाती है। केवाल मिट्टी थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी चिकनी होती है, गीला होने के बाद ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सॉरी सूखने के बाद ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इस तरह केवाल मिट्टी कुछ होता है। तो वो दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती है। 92 नंबर सवाल, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो साउथ वाली जो भी नदियाँ होंगी दक्षिण दिशा से मिलेंगी, उत्तर वाली मतलब नॉर्थ वाली जो भी नदियाँ होंगी वो उत्तर से मिलेंगी। तो हमें याद रखना है, हमने जब भूगोल डिस्कस किया था, जब ज्योग्राफी डिस्कशन करी थी, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ की नदियाँ हैं वो भी याद रखना है, जो साउथ की नदियाँ वो भी याद रखना है, उनका नाम याद रखना है, जो भी उधर की रिवर्स है। तो हमें ये देखना है, ये महानंदा जो ऊपर कटिहार पूर्णिया की तरफ से आती है, बाकी कर्मनाशा तो उधर साउथ से ही आती है, फल्गु गया में बहती है, पुनपुन भी साउथ में है, पटना के उस तरफ है। तो ये महानंदा हो गया जो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, जो कटिहार की तरफ से आती है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि कटिहार में कौन सी नदी बहती है, कटिहार में गंगा में मिलती है आके। तो ये चीज़ है। तो 92 नंबर का आंसर हो गया महानंदा। तो इस तरह से जब आप साउथ और नॉर्थ, ऐसे सपोज कीजिए कि आपने सेपरेटली रट लिया, साउथ की ये नदियां हैं, नॉर्थ की ये नदियां हैं, तोता वाला रट लिया। तोता वाला भाई नहीं रटना है, स्मार्ट गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट मेहनत करना है, स्मार्ट हार्डवर्क करना है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे बोलें। तो तोता वाला काम नहीं करना है कि रट गए कि हाँ भाई नॉर्थ बिहार में ये नदियां हैं घुसती है गंगा में, साउथ बिहार से ये घुसती है, अलग अलग कर लिए ठीक है। जब एग्जाम में जाएंगे दोनों नदी साउथ नॉर्थ का आपस में मिला के और रख देगा 4 ऑप्शन में और 5वां ऑप्शन नन रहेगा, मैं 90% श्योर हूँ कि आप गलत करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आदमी प्रेशर में होता है। तो प्रेशर को ईज करने के लिए आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यही सही है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपस में कोरिलेट करके क्वेश्चंस को बनाइए। तो जब नॉर्थ की नदी ये और साउथ की नदी ये का आपस में जब कोरिलेशन देखेंगे कि अच्छा ये इधर से घुसती है, ये इधर से घुसती है, तब जब कोरिलेशन करके जाएंगे तब बोलेंगे नहीं 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 ये तो साउथ से आती है। इलिमिनेशन का भी मेथड आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन का मेथड, आप इलिमिनेशन मेथड भी लगाइए। और मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या जो लोग बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर इनफैक्ट हैं, वो लोग बोलते हैं कि सबसे बेहतर तरीका है इलिमिनेशन का मेथड, क्योंकि इलिमिनेशन में का मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है छांटने वाला जो तरीका होता है, ऑप्शन छांटने वाला, इसका मतलब है कि आप उस ऑप्शन के बारे में जानते हैं, इसका मतलब आपका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उस लेवल तक आप पहुँचते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। सिलेक्शन मेथड भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन
एलिमिनेशन मेथड परफेक्ट होता है, उसमें गलती होने की चांसेस नहीं के बराबर होती है। चलिए, तो ये सब चीज़ बीच में ट्रिक्स एंड टिप्स चलता रहेगा। अब यही है कि जो लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे या शुरू में देख लिए या लास्ट में देख लिए, तो बीच में कब कहाँ हम क्या बोलेंगे हमें खुद नहीं पता। जब जो बात दिमाग में आती है हम बता देते हैं। इसलिए भाई रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप वास्तव में सीरियस हैं कि बीपीएससी या सीडीपीओ करना है तो। इनफैक्ट बिहार में जो भी एग्जाम होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल बिहार का पूछा जाता है, जो इस बुक से सवाल आता है या इस बुक की पढ़ाई का यूज है बीपीएससी और सीडीपीओ के अलावा, मैंने दरोगा का तो देखा नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है। बी फ्रैंक, मतलब मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा, लेकिन मैंने ये शुरुआत करी है तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। हाँ, मुझे पता है सीडीपीओ में और इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई लोग जिसको भी पढ़ना है, अगर वो अपने एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो आप, तो पूरा वीडियो प्लीज़ देखना और सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो। और लाइक करने से हमें इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कमेंट करते हैं आप तो हमें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, और तो हमारा सेशन इंटरेक्टिव होता है। और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास बेल आइकन से नोटिफिकेशन जाता है और आपको पता चलता है कि आज ये डिस्कशन हुआ, इसलिए। और उसमें पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब में, ना लाइक में, ना शेयर करने में, ये सब में पैसा नहीं लगता है। और कमेंट करने में भी नहीं लगता पैसा, पैसा किसी चीज़ में नहीं लगता है। हाँ, इससे आपको जॉब जरूर मिलेगा। आप अगर सीरियस होकर पढ़ेंगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक दे। भगवान भी कहें कि भाई बंदा में बात है, बंदा मेहनत करने वाला है, इसको देना है रिजल्ट, इसको देना है। लेकिन हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए। भाई मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो डिस्कस कर दूंगा, अब एक ही वीडियो को तो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा ना। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है, अभी यूट्यूब है, अभी यूट्यूब होने की वजह से ये ऑप्शन है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप एक चीज़ को बार बार देख पाएंगे। वैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़े बस बात खत्म, सर से इंटरेक्शन नहीं है। अभी उस वीडियो को तो बार बार देख सकते हैं आप, तो ये चीज़ है। एनीवे अभी टाइम हम लोग बिना किल किए हुए, तो यहाँ पे महानदी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं आप 93 नंबर सवाल में भाई। तो 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। ये पूछता है सवाल 4-5 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन रहता है शायद, इनफैक्ट ज़्यादा ही रहता होगा, मैं कम बता रहा हूँ कि इतना रहता होगा। तो देखिए ये तो मिलाया हुआ है, आप लोग को पता ही होना चाहिए। सोन अमरकंटक से निकलती है, गंडक मगरमोट तुकांग से निकलती है, कोशी नामपा से निकलती है, कि सरयू निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि ज्योग्राफी में यहाँ पे हमने सारा डिस्कशन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क का एक नामपा, ख का दू गंडक, ठीक है। ग का तीन अमरकंटक, ठीक है भी। घ का कोसी का 4 मुसाइधा। तो ये चीज है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे क्या होता है ना कि आपका इसका 4 क्वेश्चन एक्चुअली इसमें बन रहा है। ये मिलान वाला का सबसे बेहतरीन चीज़ है ना कि आपको चारों के बारे में पता है तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो 3 के बारे में पता है। अच्छा, बीपीएससी में तो कभी कभी क्या करता है कि आपके पास 2 के बारे में पता रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर चले जाते हैं, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लेवल पे चले जाते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको 4 का 4 पता, एक को तो चलिए आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, 3 तो पता होना ही चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट सवाल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 93 नंबर का। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को शोक कहते हैं बिहार का, क्योंकि हमने इसमें डिस्कशन में बताया था कि कोसी नदी अपना रूट बार बार बदलती है, अपनी दिशाएं बार बार बदल देती है, अपना रास्ता बार बार बदलती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान करती है और इसकी वजह से इसको शोक कहा जाता है। बिहार में पुनपुन नदी पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? भाई एक सवाल पुनपुन नदी फतुहा में डायरेक्ट पूछा हुआ था, मैडम ने भी एग्जाम दिया था, हालांकि मैडम का सही था क्योंकि वो पढ़ के गई थी। और ये सारा टिक उन्हीं का लगाया हुआ है, ये मेरा नहीं किया हुआ, ये मेरा बुक पढ़ा हुआ नहीं है, ये सारा उन्हीं का मेहनत किया हुआ है। तो ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया था। और उसी तरह से बाकी भी नदियों, जब मैं नदियाँ पढ़ा रहा था ना भूगोल में, बिहार की नदियाँ, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। महानदी गंगा से कहाँ मिलती है, ये पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, सरयू नदी कहाँ मिलती है, छपरा के पास मिलती है, गंडक नदी कहाँ मिलती है, तो सोनपुर के पास मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। चौसा के पास घुसती है बिहार में,
क्या घुसती है, गंगा नदी घुसती है चौसा के पास। तो और मिलती है, कौन सी नदी मिलती है। तो ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फतुआ के लिए पुनपुन नदी के बारे में पूछा, कोई और पूछ देगा, महानदी पूछ देगा या कोई भी नदी पूछ देगा, तो भाई वो याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 96 नंबर, ये 95 का हो गया सी आंसर। 96 नंबर, कोकोला जलप्रपात किस जिले में नवादा जिले में, नालंदा में नहीं है, नवादा जिले से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नालंदा जिले से, नालंदा बोल रहा हूँ बार बार, नवादा जिले में 16 किलोमीटर दूर, नवादा शहर से दूर स्थित है कोकोला झील। और ये बहुत ही सुंदर है, मतलब घूमने लायक जगह है, आप जाके घूम सकते हैं वहाँ पे। बहुत फेमस जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है बिहार का, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे जाने का अभी तक मौका मिला नहीं, क्योंकि 5-7 साल से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेट हूँ। तो लेकिन मैं प्लान करूँगा। हाँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे, तो लोग बोल रहे थे कि भाई माइंड ब्लोइंग है, मौका ज़रूर निकालना चाहिए यहाँ पे जाने का। तो 97 नंबर, तो 96 का हो गया नवादा। 97 नंबर सवाल, बिहार में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भाई ब्रह्मकुंड मुंगेर जिले में स्थित है। और आपको पता होगा कि ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लक्ष्मण कुंड का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये सॉरी, मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, ब्रह्मकुंड स्थित नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मैंने बोला था ना, इतने इतने जो है मुंगेर जिले में है, इतने इस जिले में है, तो याद रखना, इतने राजगीर में है, तो याद रखने की चीज़ है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मकुंड स्थित नहीं है, तो मुंगेर जिला में ब्रह्मकुंड स्थित नहीं है। ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर कितना था, 87 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर था। और लक्ष्मण कुंड, हमने बोला भी था ना वीडियो में कि लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण जी तो गर्म मिजाज के थे, हालांकि 62 डिग्री टेम्परेचर है उसका, सबसे ज़्यादा गर्म ब्रह्मकुंड है। तो 97 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, जो मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। 98 नंबर सवाल, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप। सबको पता है भाई, नलकूप से नहीं हो तो हमारा नहर से काम नहीं चलेगा। साउथ में कुछ नहर ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारा उसका भरपाई किया जा सके। तो नलकूप से हम लोग काम चला रहे हैं भाई। तो नलकूप है सबसे इम्पोर्टेंट साधन हमारे यहाँ एरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये 98 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बिहार, 99 नंबर सवाल, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। सोन नहर सबसे प्राचीन नहर है, याद रखना है। 100 नंबर सवाल, सी आंसर इसका। 100 नंबर सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब मिलाइए, अब मिला दीजिए। तो सारण नहर, सारण नहर, राजपुर नहर, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, सारण नहर, राजपुर नहर, यहाँ आ जाइए, सोन नहर, सोन, ढाका नहर, गंडक। अब किससे मिलाना है इधर, सारण नहर, कोसी, राजपुर नहर, ललवाकिया। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क का 4, क का 4, क का 4 में क्या है भाई, तो 4 में है गंडक। सारण नहर जो है वो गंडक पे है। उसके बाद ख का 1, ख का 1 यानी कि राजपुर नहर जो है वो कोसी पे है, राजपुर नहर कोसी पे है। ग का हो जाएगा आपको, ग का हो जाएगा 3, यानी कि सोन नहर, तो सोन नदी पे होगा। और घ का हो जाएगा 2, यानी कि ढाका नहर जो है 2, तो आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। अच्छा, 101, चूंकि 100 नहीं रखना चाहिए, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको कर देते हैं। बिहार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है। आहर और पाइन के द्वारा सिंचाई, मतलब पतला पतला नाला होता है, उसको पाइन बोलते हैं। ये गया वाले लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिहार के जो साउथ बिहार वाले एरिया के लोग हैं, वो लोग पटना से लेके साउथ में जाते जाइए, नवादा, राजगीर, गया, अरवल, ये सब में पाइन वर्ड बहुत यूज होता है, आहर पाइन, तो इससे सिंचाई की जाती है। तो गया में सबसे ज़्यादा आहर पाइन के द्वारा सिंचाई की जाती है। 101 नंबर सवाल का आंसर हो गया ए। आज ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं कल एक नए सेशन में, और कल एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे। आज हमने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, आज हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 51 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिया, बाकी 150 ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम लोग 50-50 करके 3 दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके साथ कल पढ़ाएंगे भी। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है बिहार का, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो पूरे इंडिया का, या ऐसा बोलिए कि पूरे जो करंट अफेयर का पैकेज है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग दूसरे बुक से पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग लूसेंट पे भी काम कर रहे हैं कि लूसेंट में हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है, मतलब टोटल टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इतना हम लोग को करने का लूसेंट से भी है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आप लोग फीडबैक दें कि हमें बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, चूँकि मैडम का क्या कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में बच्चों को होता है। मुझे भी समझ में आता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या ऐसे बोलिए कि चलो नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे टाइप से लोग सोचता है। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ परफेक्ट करके चलना है। क्योंकि आप एक से सेक्शन आपका कमज़ोर रहेगा ना, रिजल्ट नहीं होगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर एक सेक्शन में भी आप फेल कर गए तो रिजल्ट नहीं होगा। सेक्शन वाइज नहीं मार्किंग होता है, लेकिन वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो अगर दिक्कत है कि पहले नहीं, पहले बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया जाए, हिस्ट्री भी डिस्कस करना ही है, सब कुछ डिस्कस करना है। अगर हिस्ट्री बोलेंगे तो मैं शुरू से हिस्ट्री ही करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री ही शुरू करते हैं, या फिर पॉलिटी शुरू करते हैं, ज्योग्राफी शुरू करते हैं, तो हम वो भी करेंगे। तो ये वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल सेशन में, कल एक नए सेशन में। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी 1 महीना 26 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 26 दिन है। इस बार छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है, ठीक है। तो एकदम डेडिकेशन फुल होना चाहिए, कोई आपका रिजल्ट रोक नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।